नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप सिंह आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे इंडी अलायंस के बारे में। इंडी अलायंस के एक सर्वमान्य नेता की तलाश बहुत दिनों से चली आ रही है। जब से इसका विचार बना और जब से ये फॉर्म हुआ तब से लेकर आज तक इसके एक सर्वमान्य नेता की तलाश खत्म नहीं हुई है। सर्वमान्य नेता तो बहुत दूर की बात है, इंडी अलायंस के कन्वीनर की भी तलाश खत्म नहीं हुई है। संयोजक पद की भी तलाश आज तक खत्म नहीं हुई। अलायंस में जितने भी पार्टनर्स हैं सभी महत्वाकांक्षी हैं, सभी अपने आप को इंडी अलायंस के नेता के लिए योग्य मानते हैं। सभी चाहते हैं कि उनको नेता माना जाए, उनको नेता चुना जाए और कोई भी दूसरे को नेता बनते हुए देख नहीं पाता। तो ये है इंडी अलायंस की हालत। इंडी अलायंस का विचार आया था नीतीश जी के मन में। नीतीश जी एनडीए के अलावा जितने भी दल थे सबसे जा करके मिले और उन्होंने इंडी अलायंस बनाने की कोशिश की। वो सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए और इंडी अलायंस की इस तरीके से रचना होती है। फिर नीतीश जी की महत्वाकांक्षा थी, उन्हें ये लगता था कि चूंकि उनके प्रयासों से ये चीज यहां तक पहुंची है, इंडी अलायंस का गठन हुआ है, तो उनको उसके अध्यक्ष के रूप में चुना जाएगा, उनको उसके प्रेसिडेंट के रूप में चुना जाएगा। लेकिन उसी इंडी अलायंस में जो है लालू प्रसाद यादव भी थे, जो उनके साथ सरकार में थे, जिनकी पार्टी उनके साथ बिहार में सरकार में थी। और नीतीश को अलायंस का नेता बनते देख लालू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। तो अंततः हुआ यही कि नीतीश जी को इंडी अलायंस का नेता नहीं चुना जाता है। उनका दिल दुखता है, उनकी महत्वाकांक्षा धरी की धरी रह जाती है और फिर वो किसी तरीके से अपने मन को मनाते हैं और फिर चाहते हैं कि उनको संयोजक का पद ही मिल जाए, इंडी अलायंस के कन्वीनर का पद मिल जाए। लेकिन उनको कन्वीनर का पद भी नहीं मिलता है। फिर क्या होता है कि इंडी अलायंस के लोग, कितनी बैठकें होती हैं, बैठकों के बाद बैठकें होती हैं, लेकिन ना तो अपना नेता चुन पाते हैं, ना ही अपना कन्वीनर चुन पाते हैं। तो नीतीश जी का मोह जो है वो भंग हो जाता है। दिल जब बहुत ज्यादा टूटा हुआ रहता है अपने आप को हाशिए पे ढकेले जाने की वजह से। तो उनकी जो हमेशा से सुरक्षित और सम्मानित जगह थी, जो एनडीए अलायंस थी, जो भाजपा थी, उसके साथ वो अपने कुटुंब में वापस आ जाते हैं और आके बड़ी एक ठंडी सांस लेते हैं और बड़ी संतुष्टि का और बड़े ही जो है लगता है कि आराम का अनुभव करते हैं वो। और आज वो संतुष्टि उनके चेहरे पे दिखती है। आज मोदी जी मिलते हैं तो उनके पैर भी छू लेते हैं। तो ये है, लेकिन अभी तक नेता की तलाश खत्म नहीं हुई। तो नेता किसे माना जाए? अलायंस में सबसे बड़ी पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी है। अब ये बात तो सत्य है कि कांग्रेस की उपस्थिति, प्रेजेंस देश के कोने कोने में है, हर राज्य में है। कांग्रेस वहां मजबूत हो या कमजोर हो ये एक दूसरा पक्ष है, लेकिन कांग्रेस की उपस्थिति देश के हर क्षेत्र में है। और अगर जो हर क्षेत्र से वो 2-2, 3-3 सीटें भी लेके आते हैं, 4 सीटें भी लेकर के आते हैं, तो कम से कम जो है 90-100 सीटों तक वो पहुंच जाते हैं। भाई 28 राज्य हैं और बाकी केंद्र शासित जो है क्षेत्र हैं। हालांकि पिछले 2 चुनावों में वो जो है उनको नेता विपक्ष का पद भी नहीं मिल पाया, इतनी सीट्स भी नहीं ले आ पाए। वो नेता विपक्ष का पद पाने के लिए किसी पार्टी को जो उस सदन की कुल संख्या होती है उसका 10% सीट्स जीत के आना होता है, जो कि कांग्रेस पार्टी 2014 में भी नहीं ले आ पाई और 2019 में भी नहीं ले आ पाई।
जैसे अभी हमारे जो है महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव खत्म हुए, इसमें दो गठबंधन थे, एक महायुति थी और एक महाविकास अघाड़ी थी। महाविकास अघाड़ी के जितने घटक दल थे या जितने घटक दल हैं, शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे, एनसीपी शरद पवार और कांग्रेस, इनमें से कोई भी जो टोटल स्ट्रेंथ है महाराष्ट्र विधानसभा की 288, जिसका 10% करीब जो है 29 सीट होती है, 29, तो किसी भी घटक दल को, जो विपक्षी दल है, जो घटक दल है, उनमें किसी को 29 सीट्स नहीं आती हैं। इसलिए महाराष्ट्र में कोई भी विपक्ष का नेता नहीं है। विपक्ष का नेता एक बहुत जिम्मेदारी का पद है, एक बहुत बड़ा पद है और उसका रैंक एक कैबिनेट रैंक के समान होता है, उसका ओहदा एक कैबिनेट मंत्री के समान होता है। और सबसे बड़ी बात क्या होती है विपक्ष के नेता के साथ में, वो सबसे ज्यादा न्यूज में रहता है, सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहता है, सदन में उसे सबसे ज्यादा बोलने का मौका मिलता है। और अगर जो उसमें वो बात है और वो जनता तक पहुंचती है, जनता उसको भरोसे के लायक समझती है, तो आने वाले चुनाव में उस पार्टी को मौका मिलता है। लेकिन इधर हम क्या देखते हैं कि जितने भी विपक्षी दल हैं या जितने भी लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो कोई भी ऐसी बात सदन में नहीं, पहली बात तो सदन चलने ही नहीं देते, बताएं आप। और उसके बाद अगर जो वो वहां बोलते भी हैं तो कोई ऐसी बात नहीं बोलते, कुछ ऐसा सार्थक नहीं करते कि जनता के दिलों में उतर सकें और अगली बार जनता उन्हें मौका दे। तो ये हालात है। तो हम तलाश कर रहे थे इंडी अलायंस के सर्वमान्य नेता की। तो भाई कांग्रेस बीइंग द बिगेस्ट पार्टी इन द अलायंस, गठबंधन के सबसे बड़े दल होने की वजह से उसका दावा बनता है। तो कांग्रेस से यदि कोई नेता बनता है तो किसका नाम आगे आएगा? भाई राहुल गांधी के अलावा तो किसी का आ नहीं सकता है। अब राहुल गांधी की स्वीकार्यता इंडी अलायंस में उसके घटक दलों में कितनी है? भाई स्वीकार्यता तभी बनती है जब घटक दलों को लगता है कि इनको नेता बनाने से ये हमें आगामी चुनाव में जिता सकते हैं, सत्ता तक पहुंचा सकते हैं। तो भाई राहुल गांधी में ऐसी कोई बात दिखी नहीं। अभी तो उनको राजनीति में आए हुए 20 वर्ष के ऊपर हो गए, 20 वर्ष के आसपास हो गए, ऐसा तो उन्होंने कुछ करके दिखाया नहीं। तो राहुल गांधी, अच्छा दूसरी बात यह है कि भाई किसी में वो बात दिख रही हो, उस तरीके का उसका बौद्धिक लेवल हो, उस तरीके का उसमें वाक पटुता हो, वक्तृत्व शैली हो, इतना वो मेहनती हो कि हर विषय के बारे में उसमें गूढ़ ज्ञान हो, जितने भी बिल सदन में आते हैं उस पे वो बड़ी सार्थक चर्चा करता है और अपने बिंदुओं को सरकार के सामने रखता है। और वो बिंदु ऐसे होते हैं जिन्हें मानने से, जिन्हें स्वीकारने से सरकार भी इनकार नहीं कर सकती है, क्योंकि वो बिंदु बहुत ही सार्थक होते हैं। विपक्ष का वास्तव में कार्य यही है जो विपक्ष करता दिखता नहीं है। तो भाई राहुल गांधी जी की स्वीकार्यता कहां है? नहीं हो पा रही है। अच्छा इस वजह से तो नहीं हो पा रही है कि उनमें कुछ दिखता नहीं है, इस वजह से भी नहीं हो पा रही है कि जितने भी घटक दल हैं सभी के जो नेता हैं वो अपने आप को इंडिया अलायंस का नेता मानते, तो वो किसी दूसरे को बनते हुए देख कैसे सकते? अब दूसरे किसी नेता की बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे आजकल हमें सुनाई दे रहा है कि कल्याण बनर्जी, जो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के नेता हैं, सांसद हैं, वो ये बात बार बार उठा रहे हैं कि अब इंडी अलायंस का नेतृत्व ममता के हाथों सौंप दिया जाना चाहिए। ठीक है भी, अच्छी बात है। ममता जी की बात करते हैं। किसी भी राज्य की प्रगति के लिए, राज्य की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट की
प्रगति के लिए एक स्थिर सरकार का होना अत्यंत आवश्यक है। और ममता बनर्जी वो कंटिन्यूअसली 3 टर्म से मुख्यमंत्री हैं, कंसेक्यूटिव टर्म है उनका, लगातार 3 बार से मुख्यमंत्री। और वो उनके राज्य की आर्थिक प्रगति, आर्थिक विकास कहां तक पहुंचा है। शायद जब उन्होंने मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला उससे पहले राज्य बेहतर स्थिति में रहा होगा। उनके बनने के बाद लगातार राज्य की आर्थिक प्रगति में गिरावट आई है और गिरावट आने के बहुत ही मजबूत कारण हैं, क्योंकि प्रगति पे तो उनका ध्यान ही नहीं है ना। उनका ध्यान रहता है अपीजमेंट पॉलिटिक्स पे, तुष्टीकरण पे। कितने रोहिंग्या आकर के बस जाएं, कितने बांग्लादेशी आकर के बस जाएं, उनको कैसे वो सुरक्षित और संरक्षित रखें बंगाल की धरती पे। किसी हिंदू की आवाज उठे, किसी हिंदू को प्रताड़ित किया जाए, चाहे संदेश खाली हो जाए या दूसरी घटनाएं हो जाएं या आरजेकर की घटनाएं हो जाएं, लेकिन उनको इनसे कोई मतलब ही नहीं है। जब बहुत ज्यादा जनता का दबाव पड़ता है तब जाकर के वो कुछ बोलती हैं, तो वो तो बोलना बेमन का बोलना हुआ ना। जब आपको लगता है गलत हुआ है और आप तुरंत बोलते हैं, तुरंत एक्शन लेते हैं, तब लगता है कि आप यही चाहते हैं। आप समस्या के समाधान को ऐसे ही समस्या का समाधान करना चाहते हैं, लेकिन ऐसा तो दिखता नहीं। तो प्रगति के मामले में, आर्थिक प्रगति के मामले में ममता बनर्जी पूरी तरीके से फेल हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मामले में पूरी तरीके से फेल हैं। अभी मैंने बात किया संदेश खाली की बात की, मैंने आरजीकर हॉस्पिटल की बात की, और ऐसे बहुत से केंद्र की एजेंसियां जाती हैं जब वहां पे किसी तरीके के जो है अपराधी तत्व को पकड़ने के लिए, तो ममता बनर्जी खुद धरने पे बैठ जाती हैं, उन पे हमले हो जाते हैं। तो क्या छवि है ममता की बंगाल के बाहर? बंगाल में तो मुझे लगता है सबसे बुरी छवि है, बस इंसान अपनी जुबान पे नहीं ला सकता भय की वजह से। लेकिन बंगाल के बाहर तो सब छवि भी जानते हैं और जुबान पे भी लाते हैं। अब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, तो इनके कितने ही नेता भ्रष्टाचार में जो है लिप्त हैं, जेलों में है। पार्थ चटर्जी को ले लीजिए, औरों को ले लीजिए, तो एक बिंदु तो मिले मजबूत कि हां ममता बनर्जी की दावेदारी जो है वो मजबूत बनती है। ना विकास है, ना आर्थिक प्रगति और विकास नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, भ्रष्टाचार में सरकार लिप्त है, रोहिंग्याओं को और बांग्लादेशियों को बसा रही है, हिंदुओं को दबा रही है, अपराधी तत्वों को बचा रही है। तो किस बिंदु पर जो है हम ममता बनर्जी पे या राज्य ममता बनर्जी पे, देश ममता बनर्जी पे या इंडी अलायंस ममता बनर्जी पे भरोसा करें? और उनकी राजनीतिक जो है पहुंच की अगर जो हम बात कर लेते हैं, तो बंगाल के बाहर कितनी सीट्स हैं विधानसभाओं में? लोकसभा में तो एक भी नहीं, विधानसभाओं में अगल बगल की एक आधी स्टेट में 1-2 सीट्स होंगी तो होंगी। तो इससे कोई प्रधानमंत्री पद का दावेदार नहीं हो जाता। भाई इंडी अलायंस का जो नेता होगा वो अलायंस गठबंधन का चेहरा होगा, और जो सत्ता पक्ष है उसके सामने वो सबसे बड़ा चेहरा होगा। तो प्रधानमंत्री पद की जब बात आएगी तो सबसे पहले उसी के बारे में विचार आएगा। तो ममता बनर्जी तो कहीं से भी नहीं दिखती हैं। भाई देश भर में राजनीतिक हत्याएं समाप्त हो गई इलेक्शन के समय की। इलेक्शन से पहले भी वहां हत्या और हिंसा, और इलेक्शन के बाद भी वहां हत्या और हिंसा। ये सिर्फ बंगाल में बचा है ना, और इतने बड़े पैमाने पे। तो ममता बनर्जी की किस तरीके की जो है वो किस तरीके का दावा बनता है? नहीं बनता है।
कुछ राजनीतिक दल हैं जो ये चाहते हैं उस अलायंस में, क्योंकि ममता बनर्जी में एक मैग्नेट तो है, जनता के लिए मैग्नेट नहीं है ममता बनर्जी, कुछ राजनीतिक दलों के लिए हैं, क्योंकि उनको वो गुण और कौशल जो है आकर्षित करता है कि ममता बनर्जी जो है सबको धता बता के बार बार सत्ता में आ जाती हैं। वो किसी तरीके का जो है किसी तरीके की प्रक्रिया अपनाती हैं जो है सत्ता में आने के लिए, लगातार तीसरी बार आई। तो जो सत्ता के लालची लोग हैं, चाहे अखिलेश यादव हो गए, चाहे तेजस्वी यादव हो गए और भी लोग, वो उनका अपना रोल मॉडल मानेंगे ही मानेंगे। तो कुछ ऐसे लोग हैं जो ममता बनर्जी की बात कर रहे हैं। भाई ममता बनर्जी के बाद अब हम बात करते हैं कि और कौन सा नेता हो सकता है। तो हमारी केजरीवाल से ज्यादा महत्वाकांक्षी तो कोई हो ही नहीं सकता। आजकल वो बैकफुट पे हैं, जनता ने बैकफुट पे ढकेल रखा है, लेकिन वो शख्स ऐसा है, उसके दिमाग की सोच की बनावट ऐसी है कि वो कभी अपने आप को स्वयं बैकफुट पे नहीं समझता। इसलिए केजरीवाल अभी बोल नहीं रहे। और केजरीवाल को यह पता है कि दिल्ली के चुनावों में अगर जो उनकी हार होती है विधानसभा चुनावों में, तो पूरे देश में और दिल्ली में उन्हें कोई नहीं पूछेगा, तो इंडी अलायंस का नेता बनने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। तो केजरीवाल को किस पैरामीटर पे नेता माना जा सकता है? केजरीवाल का तो बहुत से लोग नाम भी सुनना पसंद नहीं करते, क्योंकि जो इंसान इतना विरोधाभासी जीवन जीता है कि हम गाड़ी नहीं लेंगे और फिर महंगी महंगी गाड़ियां हम 2-3 कमरों के घर में गुजारा कर लेंगे और आलीशान महल बना लेना, विश्व स्तरीय सुख सुविधाओं से परिपूर्ण और चेहरे पे शिकन तक नहीं, भ्रष्टाचार के आरोप में जेल जाना और जेल से बाहर आकर के मोदी को उल्टा सीधा कहना, उसे उस दिन भी 5 मिनट की शर्म तो इंसान को आएगी जेल से बाहर होते हुए कि अभी मैं किस कर्म में जेल से बाहर निकला हूं, बेल पे। वो भी ये नहीं कि जो है उनको निर्दोष जो है साबित कर दिया गया है। तो ये तो केजरीवाल की बात हो गई। और कौन नेता है? अखिलेश जी हो गए। अब अखिलेश जी को नेता कौन मानेगा? और सबसे बड़ी बात है, अगर जो उत्तर प्रदेश से वो उखड़ गए, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाले हैं, इस बार नहीं होंगे, 2027 में होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव में अगर जो वो उखड़ जाते हैं, उनकी ताकत एकदम डेसिमेट हो जाती है, दब जाती है, वो कहीं के नहीं रहेंगे, वो किसी तरीके से बस सरवाइव कर रहे हैं। भाई इसी लोकसभा चुनावों में जो है उनको इलेक्शन से पहले कैंडिडेट्स नहीं मिल रहे थे, कैंडिडेट्स वो घोषित करते थे, उसके बाद फिर उसको बदल देते थे और कुछ तुक्के काम कर गए और यही इत्तेफाक होता है और उनकी सीट्स आ गई, अच्छी खासी सीट्स आ गई। तो ऐसे इत्तेफाक बार बार नहीं होते, कभी हो गए तो हो गए। तो अखिलेश जी भी नहीं रहे। अब आते हैं शरद पवार जी, एनसीपी के नेता। तो महाराष्ट्र के अभी के विधानसभा चुनाव में उनकी क्या हालत हुई है, क्या दुर्गति हुई है उनकी पार्टी की, ये सबको पता है। अनुभव की दृष्टि से देखें तो पूरे अलायंस में सबसे ज्यादा अनुभवी नेता किसी को मान सकते हैं तो वो शरद पवार जी ही हैं। लेकिन उनकी उम्र भी जो है बहुत ज्यादा हो रखी है, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं रहता है और फिर राजनीतिक रूप से वो बहुत पीछे जा चुके हैं। अभी हाल ही में संपन्न हुए महाराष्ट्र के विधानसभा चुनावों के बाद तो शरद पवार जी भी नहीं रह गए। अब इसके बाद कौन आता है? इसके बाद आते हैं एमके स्टैलिन, जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं।
जयललिता की मृत्यु के बाद डीएमके के समक्ष कोई मजबूत चुनौती नहीं है। एमके स्टालिन की लोकप्रियता का ग्राफ लगातार नीचे जा रहा है तमिलनाडु में, लेकिन चूंकि कोई चुनौती वहां पे नहीं है उनके समक्ष मजबूत, तो वो चुनाव जीत जा रहे हैं। और हमारे दक्षिण में 5 राज्य हैं, केरल है, तमिलनाडु है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना है। पूरे भारत की तो बात छोड़ दें, तमिलनाडु के बाहर ही जो 5 दक्षिण के राज्य हैं उसमें स्टालिन का कोई दबदबा नहीं है, कोई प्रेजेंस नहीं है। तो स्टालिन को नेता कैसे माना जा सकता है? भाई अलायंस के पार्टनर्स की बात करें कि अलायंस के पार्टनर स्टालिन को नेता मानने की कैसे सोचेंगे, कैसे उस पर सहमति जताएंगे? तो भाई धीरे धीरे करके जितने नेता थे सबके बारे में हमने चर्चा कर ली, और बिना अलायंस का एक चेहरा हुए इंडी अलायंस आगे बढ़ेगा कैसे? तो ये इंडी अलायंस की हालत है। आप कमेंट में जरूर लिखिएगा कि आपके हिसाब से इंडी अलायंस का चेहरा कौन होना चाहिए। तो आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं, मिलते हैं फिर अगले अंक में। YouTube पर ये मेरी नई यात्रा है, सिर्फ 2 हफ्ते से भी कम हुए, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।